डू नॉट ब्लेम द चाइल्ड, क्योंकि उसके साथ आप जुल्म कर रहे हैं। प्रॉब्लम ही पेरेंट्स है। आपकी माँ अगर आपसे नफरत कर रही है एंड आपकी माँ इस कॉन्फिडेंस से एक थर्ड पर्सन से जाके पूछते हुए बता भी रही है कि मुझे अपनी बेटी से नफरत है, ज़्यादा बिहेवियर इशूज़ आ रहे हैं, अब उसको मारना भी स्टार्ट हो गया, मुझे उससे नफरत हो गई है। व्हाट वर यू डूइंग? अगर वो बच्ची जो है वो बदतमीजी आपके चिल्लाने से सीख रही थी, व्हाट वर यू डूइंग? अगर आपके हस्बैंड और आप आपस में लड़ाई कर रहे थे, आपका काम है उस चीज़ को सॉर्ट करना। पेरेंट्स को लगता है वो बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह, और बच्चों को लगता है हम बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। कभी पेरेंट्स जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट वॉर चलती रहती है। बच्चे के लिए वो जॉब से ज़्यादा उसका खुश रहना इंपॉर्टेंट है। मैं कम कमाऊंगा अब्बा, लेकिन मैं खुश रहूँगा। आपको लगता है कि हम आ रहे हैं उस ट्रैक पे, हमारे पेरेंट्स और हमारा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, कि आज से 10-15 साल बाद चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, लिखना शायद मैटर ही नहीं कर रहा होगा। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपके पास क्या आ रहे हैं पेरेंट्स के? आपको क्या लगता है हमारे बच्चे में खराबी क्या है? बस मैं एक टर्म दे दूँ, आपका अटेंशन का प्रॉब्लम है तो आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर का नाम दे दो आपको। आप थोड़ा सा आपका सेंसरी इशूज़ ना, आपको ऑटिज्म हो गया है। आपका मेरा वक्त जो होगा बड़े होने का, और अभी वाली जो पेरेंटिंग हम देख रहे हैं इस वक्त जो है, क्या क्या शिफ्ट आया है? घूसे लाते चमाट पनिशमेंट ये सब तो चल रहा है, ये तो अब तो वो है ना, एक साथ में आने वाला एपेटाइजर है। तो बच्चे ने जो है मेरे मुंह पे थूका। सबसे डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स केस आपका कोई ऐसा? आप जो ये कर रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये वाला डिसऑर्डर है। आप लोगों के पास जो एजुकेशन दी जा रही है, आप किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? लाइक कराची ग्रामर, हक अकेडमी, बेव्यू, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, FPS है, हेड स्टार्ट है, ये सब हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जहाँ बच्चों को डिस्ग्राफिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, मैं उसका शिकार हूँ। सबसे ज़्यादा इशू इस वक्त अभी जो पेरेंट्स आपके पास लेके आ रहे हैं? सबसे पहले स्कूल को ब्लेम कर, मैंने कहा ना, एक वन टारगेट आप बना लेते हो कि भाई हम पैसे दे रहे हैं हमारे बच्चे को, जब बच्चा आपके पास आता है यू चेंज हिम, यू सेंड हिम बैक। ऐसा नहीं होता। आप घर पे चीख चिल्ला रहे हैं, आप घर पे टीवी चला रहे हैं, आपका खुद का स्लीप पैटर्न नहीं है, आप लोग खुद का कोई डाइट का रूटीन नहीं है, और उस सब के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्कूल जो कोई जादू कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चा जितनी आपकी प्रोडक्ट है, स्कूल उसको सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए अपने पास रखते हो। इसका हल क्या आप समझ पाए अब तक? तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जाइए और चेक कीजिए आपका खुद का दिन का स्क्रीन टाइम कितना है। खुद रात को सोने से पहले, खाने के टाइम, अगर आपके हाथ में किताब होगी ना, बच्चा भी कोई चीज़ फॉलो करेगा। बच्चों को थोड़ा फ्रीडम, एक लिबर्टी ये भी चाहिए। एक पेरेंट है जो कि गूगल करना जानते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि अपने फ़ोन के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस किस तरह लगा सकते हैं। फ़ोन पे नहीं लगा सकते तो आप अपने IPs के ऊपर लगवा सकते हैं। इट्स फाइन, बच्चा है। इट्स फाइन, बच्चा है। ये सारी बातों को कंप्लीट कर देता है। अगर ये बात समझ में आ जाए, इसी से भी कुछ कहना है तो क्या, किस तरह सम अप करेंगे आप? बाहर में गई वैलिडेशन। अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। चरस भी पीना ना, मुझे बता देना, साथ बैठ के पी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अहद ख़ान नेक्सिफाई 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत अच्छा इस चीज़ के ऊपर उनकी रिसर्च है, उनकी स्टडी है, और बच्चों की नफ्सियात, बच्चों की जो साइकोलॉजी है और पेरेंट्स की जो साइकोलॉजी है, उसका क्या आपस में कनेक्शन है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको उन इश्यूज़ को जो है वो उठाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसामा रसूल मेरे साथ मौजूद हैं। एजुकेशन के साथ इनकी वाबस्तगी है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और जो एक समझ लें स्किल्स के ऊपर काम करना या एक प्ले बेस एजुकेशन जो होती है उसके ऊपर काम करने को बहुत अच्छा समझते हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आपके वीडियोस मैंने रिसेंटली देखे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें आपने जिन चीज़ों के ऊपर बात की है लोग नहीं करते, और पेरेंट्स को लगता है वो बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह, और बच्चों को लगता है हम बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। तो उसके ऊपर बहुत सी मैंने चीज़ें देखी हैं। आज मैं आपसे बात भी करना चाह रहा था उस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आप आए हैं यहाँ पे। अच्छा उसामा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपका जो अपना बैकग्राउंड रहा एजुकेशन का और इस फील्ड की तरफ आना, तो ये क्यों, ये फील्ड क्यों? देखिए, अगर मैं हमारे सोसाइटी के हिसाब से अगर बात करूँ ना, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, वो है मेंटोरशिप। आई वॉज़ लकी, आई गॉट द राइट मेंटोर एट द राइट टाइम। मुझे जाना तो पहले फ़ौज में था, फ़ौज के बाद आई हैड प्लान्स टू गो इन सिंगिंग एंड देन एक्टिंग एंड ऑल, एंड देन फिर मैं बैंकिंग की फील्ड में भी गया, मैं बैंक में भी काम कर रहा था। बट देन वन फाइन डे, यू नो, बिकॉज मुझे सही किक नहीं मिल रही थी, एंड आई वॉज गोइंग इन टू डिफरेंट ऑर्फनेजेस जहाँ पे मैं जाके वॉलंटियर करता था, एंड आई यूज्ड टू डू डिफरेंट स्टफ फॉर किड्स, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ किक। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, हमेशा से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पॉप इन करते रहते हैं, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट प्लेस कि मैं वो क्या उस चीज़ को कर सकूँ। वन फाइन डे आई जस्ट गॉट टू नो कि एक स्कूल है जो कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टाइप का है। मैं वहाँ गया,
तो वहाँ के जो ओनर थे, ही इज़ ऑल्सो रेक्टर ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो उन्होंने ही एक्चुअली सॉ द एक्चुअल मी इनसाइड मी, यू नो, एंड ही स्टार्ट टेलिंग मी कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. उनसे बात करने के बाद आई रियलाइज, एंड द वे ही यूज टू वैल्यू मी, द वे ही यूज टू मोटिवेट मी, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑब्वियसली एक रेक्टर लेवल का बंदा वो एक 21-22 साल के लड़के पे इतना भरोसा कर क्यों रहा है. यू नो, मेरे पास कोई बहुत बड़ी फंड्स तो थे नहीं कि मैं उनको कुछ दे देता, या मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड तो था नहीं. आई वॉज जस्ट अ लेमैन. बट उनका वो जो बिलीव था मेरे अंदर, दैट इंस्पायर्ड मी, क्योंकि आई एम देयर एंड मेरे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है, आई कैन डू समथिंग इन द फील्ड. उसके बाद से मेरी फिर जर्नी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हुई. वहाँ से फिर मैंने अपना स्कूल भी स्टार्ट किया. मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ, बच्चों को भी गाइड करता हूँ, बच्चों को ट्रेन भी करता हूँ, खुद भी सेशंस वगैरह देता हूँ मुख्तलिफ स्कूल्स में. अब कैसा चल रहा है सब कुछ ओवरऑल, और आपने डे बाय डे जो आप एक चेंज फील करते होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आपको लग रहा है जा रही हैं, आप लोगों का माइंडसेट आपको लग रहा है, आप जिस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आ रहे हैं उस ट्रैक पे, हमारे पेरेंट्स और हमारा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम इस कॉन्सेप्ट पे जिस पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि जो भी मेरे टाइप के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इशू जिसको कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा, एंड दैट इज़, देखें, जो मिडिल क्लास है ना, सबसे बड़ी जो हमारे मासेस जैसे आप कह सकते हैं, उनके केस के अंदर क्या इशू है कि वो चाहते हैं उनका बच्चा इवेंचुअली जाके जॉब कर ले और अपने लिए एक फ्यूचर सक्सेसफुल कर ले और सेव कर ले. ठीक है, और वो उनको तभी दिखता है, तभी मिलता है जब उनको लगता है कि इस तरीके की डिग्री ले लेगा और तरीके से ये अपने लिए कोई जॉब ले लेगा. उनको ये समझाना कि बच्चे के लिए वो जॉब से ज़्यादा उसका खुश रहना इंपॉर्टेंट है, जैसे वो 3 इडियट्स में होता है ना कि मैं कम कमाऊंगा अब्बा लेकिन मैं खुश रहूँगा, यू नो. तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेरेंट्स को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. हम लोग इस चीज़ पे तो काम कर लेते हैं कि ओके हमारा स्कूल डिफरेंट है, हम बच्चे पे काम करें, एक्सप्रेस, हम ये सब चीज़ें तो बता रहे हैं, बट हम पेरेंट्स को गाइड नहीं कर पाते. तो अभी जो मेरा एक नया जो जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम पेरेंट्स को गाइड करें अकॉर्डिंगली, कि पहली बात तो बच्चों को बच्चा समझें, ठीक है, एंड लेट देम बी. ज़माना वैसे ही बहुत चेंज हो चुका है. पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खपती होते हैं. आई वुड यूज़ द वर्ड खपती, बिकॉज क्योंकि एक्चुअली खपती होते हैं, एंड यू नो दे वांट कि बस बच्चा लिख ले, यू नो, बस लिखना जानता है. वो 3 साल का बच्चा है, उनको वो जितने भी प्ले बे स्कूल में दिलवा लें, एट द एंड ऑफ द डे उनका कंसर्न ही होता है कि ये लिख क्यों नहीं रहा, या वो दूसरा बच्चा ज़्यादा अच्छा क्यों बोल रहा है, यू नो, मेरा बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा. उनको ये बात समझ में नहीं आती कि आज से 10-15 साल बाद चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी. लिखना शायद मैटर ही नहीं कर रहा होगा, यू नो. आज भी इस वक्त छोटे बच्चे ना वो वॉइस सर्च के थ्रू जो है चीज़ें कर लेते हैं. सो शायद राइटिंग इंपॉर्टेंट ही नहीं हुई उस टाइम. सो ये वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पे अब जो हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है वो इस चीज़ पे शिफ्ट हो रहा है कि वी नीड टू अवेयर द पेरेंट्स, एंड वी नीड टू लेट देम नो कि ओके येस वी अंडरस्टैंड हमारी कंट्री की सिचुएशन ऐसी कि ऑब्वियसली एवरीबडी ट्राइज टू प्ले सेफ, बट उस सब के बीच के अंदर हम उस परसूट में ना हम ये भूल गए कि हमें खुश रहना ज़रूरी है, हमें जीना ज़रूरी है, यू नो. अगर हम जिएंगे ही नहीं तो फिर किसी चीज़ का कोई मकसद ही नहीं है, यू नो. और ये चीज़ अगर पेरेंट्स रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दें, मेरे ख्याल से हमारा मकसद उस दिन अचीव हो जाएगा. बिगेस्ट चैलेंजेस उसामा क्या इस वक्त फेस कर रहे हैं इस एज में, जब एक बड़ा डिजिटल एज हम इसको कह सकते हैं, और एक बच्चों को जब वालिदैन बड़ा कर रहे हैं इस वाले वक्त के अंदर, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपके पास क्या आ रहे हैं पेरेंट्स के? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी पेरेंट्स बस चाहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ लिख लें. इससे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारे सर पे आके ये खड़ा हो गया है, और शायद अब बहुत सारे एजुकेशन सभी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे. एक तो ट्रेंड चल चुका है कि हर बच्चे को जो थोड़ा सी चीज़ आउट कर रहा है उसको लेबल कर दो. आप थोड़ा सा, आपका अटेंशन का प्रॉब्लम है तो आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी और डिसऑर्डर का नाम दे दो आपको. आप थोड़ा सा, आपका सेंसरी इशूज़ है, आपको ऑटिज्म हो गया है, ठीक है, आपको लेबल मिल जाएगा. आप यू नो, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अभी इस वक्त ट्रेंड चली हुई हैं, ठीक है. एंड द रीज़न मैं इसको बहुत कैजुअली बोलता भी हूँ, मैं पेरेंट्स को भी इसी तरह समझाता हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली मार्केट में सब ट्रेंड चला हुआ है. एंड लाइक आई वुड नॉट नेम द यूनिवर्सिटी, इस वक्त साइकोलॉजिस्ट, BSN साइकोलॉजी, थेरेपी के कोर्सेज एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कोर्सेज, मतलब जिसे कहते हैं ना वो लॉट में बिक रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, सही है, क्योंकि उनको पता है एक ट्रेंड चल चुका है, और एवरी अदर पेरेंट जो उस बात के स्ट्रेस्ड है. तो इस वक्त पेरेंट्स जो है ना वो नेट को देख देख के, आगे पीछे के ट्रेंड को देख देख के, हर पेरेंट को अगर बच्चा 1 साल के बच्चा 2 साल के बाद 3 साल में अगर नहीं बोल सका, पेरेंट्स सबसे पहले चाहते हैं कि बच्चे को लेबल हो जाए, क्योंकि जब लेबल नहीं मिल रहा होता तो पेरेंट्स उस डिसोनेंस में होते हैं कि हमारा बच्चा ख़राब है, हमारा बच्चा सही है. और वो डिसोनेंस जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है पेरेंट्स के अपने एंड के ऊपर टू हैंडल इट.
सो पेरेंट्स नीड एन ईजी फिक्स। तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो लेबल कर दे। जब मुझे ऑनलाइन कोई पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं और जब मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ तो उनका घूम फिर के सवाल ये होता है, तो आपको क्या लगता है हमारे बच्चे में खराबी क्या है? बस मैं एक टर्म दे दूँ, अब वो मैं टर्म कुछ भी देता हूँ, मैं अगर उनको ये भी बोल दूँ ना आपका बच्चा मार्वल है, यू नो, तो वो बहुत से पेरेंट्स उस टर्म को लेके बैठ जाएंगे, हमारा बच्चा मार्वल है। उनको समझ में आया ना आए, लेकिन वो उस टर्म को लेके बैठ जाएंगे। सो उनको एक इजी फिक्स मिल गया, भाई हमारा बच्चा तो मार्वल है इसलिए नहीं पढ़ रहा, हमारा बच्चा तो मार्वल है इसलिए अच्छा नहीं बोलता, यू नो। सो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कुछ एरियाज में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से वो इतनी कन्फ्यूजन है कि बस पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे को कोई ना कोई लेबल मिल जाए, और फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को समझाने की कि इट्स फाइन, बच्चा है। सो आखिरी बात है ना, इट्स फाइन, बच्चा है ये सारी बातों को कंप्लीट कर देता है अगर ये बात समझ में आ जाए तो। आपको क्या लग रहा है उसामा कि आपका जो वक्त था, आपका मेरा वक्त जो होगा बड़े होने का, और अभी वाली जो पेरेंटिंग हम देख रहे हैं इस वक्त जो है, क्या शिफ्ट आया है? आपको क्या लगता है, क्या बड़ा मेजर डिफरेंस आपको तब याद आता है कि उस वक्त में इस तरीके की पेरेंटिंग चल रही थी और आज अब पेरेंटिंग के स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए, तो उसमें सबसे बड़ा इशू यही लगता है जिसको आपने एड्रेस किया, या कोई और भी आपको मसले नज़र आ रहा है? इशू है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखें एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन एक तो हर किसी के पास अवेलेबल है इस वक्त, सही है। हमारे दौर में जैसे अगर आप नहीं पढ़ते फॉर एग्जांपल, तो आपकी वालिदा के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो बच्चा नालायक है या बच्चा जो है लायक है। इसके बीच में घूसे, लाते, चमाट, पनिशमेंट, ये सब तो चल रहा है, ये तो अब तो वो है ना, एक साथ में आने वाला एपेटाइजर है, ठीक है ना। और अगर आप इसके साथ सही हो जाते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आपके ऊपर थोड़ा सा बोल्ड करके नालायक लिख दिया। जब और फिर बहुत से पेरेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक दफ़ा मैट्रिक निकल जाए, ओ लेवल्स निकल जाए, आगे जाके लाइफ बना लेगा, एंड एक्चुअली दैट यूज्ड टू वर्क, ठीक है। अब इस दौर में क्या हो चुका है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि आप नॉर्मली सोचें, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप मेरे बारे में सर्च करते हैं, आप ये बोलते हैं ये बंदा जब बोल रहा था तो ये हर 2-3 वर्ड्स के बाद हैंग हो रहा था, यू नो, आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर आप अगर आपके पास अगर साइकोलॉजी की डिग्री है, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं या आप कोई थेरेपिस्ट हैं या आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, और आपने मुझे साथ में बोला कि आप जो ये कर रहे हो ना इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये वाला डिसऑर्डर है, ठीक है, हो गया मेरा काम। मैं जो है जाते हुए भी जो है ना, मैं गाड़ी चलाते हुए भी मैं हर वक्त यही सोचता रहूँगा मैं इसलिए हैंग हो रहा हूँ, यू नो, सो मुझे ये डिसऑर्डर। एग्जैक्टली। तो कभी कभार एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कैन बी लीथल, जो कि मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में तो खास तौर पे लीथल है, क्योंकि करना कराना किसी को कुछ है नहीं, यू नो, काम धाम चल नहीं रहे हैं, वैसे एज अ सोसाइटी एज अ नेशन हम बिल्कुल ही पीछे हुए में। उस सब के बीच के अंदर हम एक कन्फ्यूजन के बीच में जाके फंस गए। येस आई एग्री, डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बट लेट दी नॉलेज्ड पीपल यू नो एड्रेस दोज, इंस्टेड के आप जो है खुद सेल्फ चीज़ों को एड्रेस करके बच्चों पे लेबल लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो बच्चों के लिए। आप अभी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आप हर तरह के बच्चे को डील कर रहे हैं, हर तरह के पेरेंट्स से जो है वो डील कर रहे हैं। सबसे डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स केस आपका कोई ऐसा जो आपको याद है, जो आपने डील किया हो, जो कि वाकई में आपको ख़ुद लगाओ कि ये इसको मैं कोई अलग ही लेबल दे दूं, ऐसा हुआ है? कोई ऐसी चीज़ जो आपसे भी आपको बड़ा मुश्किल लगा हो हैंडल करने में? अच्छा देखिए, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लेबल दे दें, क्योंकि अगर जिस दिन मैं ये सोचूंगा तो मेरे ख्याल से उस दिन मेरा जो है ना स्ट्रीक ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे इस फील्ड से हट जाना चाहिए। एंड नॉर्मली जैसे हमारे स्कूल में भी एक प्रैक्टिस है कि अगर किसी टीचर का मूड ख़राब होता है या मेरा भी अगर मूड ख़राब होता है, तो हम उस दिन जो है बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी या क्लास लेना या फिर पेरेंट्स का डिस्कशन करने से हम रिफ्रेन करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर मेरा मूड ख़राब है तो वो डेफिनेटली इंसान हूँ, वो बच्चों पे निकल सकता है, यू नो। तो हम हमारा एक सिंपल सी प्रैक्टिस है कि हम उस चीज़ को रिफ्रेन करते हैं उस चीज़ से। जहाँ तक बात है कि मेरे लिए सबसे जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आज तक कभी बच्चों के साथ रही है, एक इदारा है बाय द नेम ऑफ KDSP, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। वहाँ पे किसी ज़माने के अंदर जब वो बिल्कुल नया नया स्टार्ट होता है, आई वाज वॉलंटियरिंग। तो वहाँ पे समर कैंप के अंदर आई वाज टीचिंग दीज किड्स विद डाउन सिंड्रोम, डिफरेंट स्किल्स एंड ऑल। वहाँ पे एक बच्चा है जो कि वहाँ की जो समर कैंप के जो बच्चों की एज थी दैट वाज लाइक अराउंड 7 to 8, लेकिन वो बच्चा जो था ही वाज 12 or 13, थोड़ा सा एज से बड़ा था, थोड़ा साइज़ में भी बड़ा था। एंड आई वाज ऑल्सो न्यू इन द फील्ड, मुझे 2, 2.5, 3 साल हुए होंगे। जब वो बच्चा आया, मैं उसको एक्टिविटी करवा, तो बच्चे ने जो है मेरे मुँह पे थूका, और अच्छी मिकदार में, क्वान्टिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, वो एक दफ़ा नहीं हुआ, वो 3 दफ़ा रिपीट हुई चीज़, ठीक है। अच्छा, वो जो पॉइंट था ना, वो जो 1 से 2 मिनट का टाइम था, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स इन माई लाइफ, जब मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा इम्पल्सिव रिएक्शन यहाँ पे जायज़ होगा और आई शुड स्टे पुट, आई शुड रिलैक्स, मैं समझने की कोशिश करूँ, बट
आई वॉज इन कंप्लीट कन्फ्यूजन के व्हाट यू नो। जो वहाँ के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने उसको बताया कि भाई ये चीज़ है भाई, इसको हम नहीं बुला सकते क्लास में। और वो पेरेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा बेचारे एम्फसाइज करते कि नहीं ऐसा नहीं है XYZ। इतने में वो बच्चा होता, वो भागता हुआ आया, उसको जाना नहीं था, वो भागता हुआ, ही केम एंड ही हग्ड मी लाइक रियली टाइट। तब उसके वो जो फादर थे उन्होंने बोला कि मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थूक नहीं रहा। जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके मुंह से थूक निकल जाता है। सो दैट वॉज द पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा कि ओके यू नो, एट एवरी पॉइंट इन दिस फील्ड आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कदम पे देयर इज लर्निंग। सो देयर इज़ नो टीचर हु इज़ अ परफेक्ट टीचर यू नो। आपको हर कदम पे जब आपको ऐसा कोई चीज़ लगे कि ये पहली दफ़ा हो रही है, तो उस टाइम अपनी साइंस नहीं लगानी है मैंने उस टाइम थोड़ा सा होल्ड बैक करना है, मैंने देखने की कोशिश करनी कि ओके हो क्या रहा है, प्रॉब्ली देयर इज़ अ वे बिग लर्निंग वहाँ पे मेरे लिए जो कि मैं सीखने को मिल सकता है एंड वो चीज़ मैं दूसरों पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उससे मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अब जो मेरी टीम है उनको ये वाली बात पता है कि मेरा जो टेम्परेमेंट है वो टीम के साथ डिफरेंट है, ठीक है, बट मेरा जो टेम्परेमेंट बच्चों के साथ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, बच्चे कुछ भी कर दें मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अच्छा, टीम के साथ बताएं कैसा क्या है टेम्परामेंट उस पे आता हूँ। हमारा बड़ा जो है ना एक्साइटिंग किस्म का टेम्परामेंट होता है, लाइक इट्स वेरी बड़ा एग्रेसिव होता है। हाँ ऐसे ही कह सकते हैं, इट्स मच मोर लाइक थॉर वाला हिसाब का होता है। अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो फिर सबने मिलके करनी है यू नो। और वो बहुत अग्रेशन से हो रही होती है, ऐसा नहीं कि टीम के ऊपर मैं चीख चिल्ला रहा होता हूँ कभी कभार के अलावा, ठीक है, लेकिन ये कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग। सो लेकिन हमारी टीम में फिर ये होता है कि वो बैलेंस हर जगह है। वो फिर टीम के पास भी इतना ऑप्शन होता है कि किसी दिन अगर मेरा कोई इंटरव्यू है और अगर मैं मेरी शर्ट आइंड नहीं है तो वो टीम के पास भी इतनी अथॉरिटी कि वो मेरा उस दिन इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं या वो मेरी डांट लगा देते हैं कि सर जाके चेंज करके आए यू नो। तो इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप हमारा कि वहाँ पे हम सब बिल्कुल इट्स अ प्रॉपर टीम आई वुड से। हम ये नहीं होता कि वहाँ पे एक बॉस है और नीचे टीम है, तो वो अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सकता है, बस शर्त ये हो कि जायज़ हो, ये ना हो कि अपने सैलरी कम होने की वजह से मुझ पर आगे गुस्सा निकाल दिया। सो कितने मेंबर्स हैं आपकी टीम में? राइट नाउ वी हैव अराउंड 15 to 17 पीपल, जिसमें से अराउंड 12 जो है हमारी एजुकेशनिस्ट हैं सारे, और जो है बकिया जो हमारी एडमिन स्टाफ होता है। ठीक है, थोड़ा सा बताएं अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में, एग्जैक्टली ये इसमें किस तरीके की लर्निंग जो है वो चल रही है और किस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो हमारी एक नॉर्मल एक एजुकेशन चलती रहती है हर स्कूल की है। आप लोगों के पास जो एजुकेशन दी जा रही है आप किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? अच्छा देखिए, हमारे 2 सेटअप्स हैं। एक हमारा है कैंडी क्लब के नाम से, जिसका काम ये है कि वो दूसरे स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करता है। स्कूल्स लाइक कराची ग्रामर, हक अकेडमी, बेव्यू, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, FPS है, हेड स्टार्ट है, ये सब हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जहाँ पे हमारी टीम जाकर वहाँ पे मुख्तलिफ लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाती है, इनकलकेटिंग ऑल दोस एकेडमिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो अपना स्कूल है विवी द बेयर स्कूल, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंस्पायर्ड स्कूल। नाउ व्हाई वर्ल्ड ऑफ इंस्पायर्ड? क्योंकि देखें, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन रुडोल्फ स्टाइनर ने जर्मनी के अंदर तब क्रिएट किया था जबकि वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का बहुत बुरा हाल था। सो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे वहाँ के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि कोई इस तरह की एजुकेशन आए जहाँ पे हमारे बच्चे स्किल्स भी सीख लें, ताकि बाय द टाइम दे आर एजुकेटेड वो कुछ करने के भी काबिल हों। ऐसा ना हो कि वो जिस तरह भी हमारे पाकिस्तान का हाल है कि जब बच्चा डिग्री करके निकलता है तो उसको सिर्फ डिग्री के बारे में तो पता है, लेकिन उसको एक्सेल चलाना नहीं आता, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना नहीं आता, उसको बहुत सी बेसिक चीज़ें जो वो करने नहीं आती, उसके लिए फिर उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो 1 साल पीछे ही चल रहा होता है एक तरह से। सो वो जो सेटअप था वो आई थॉट कि वो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त होना चाहिए। हमारे भी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इतने स्किल्ड होने चाहिए, छोटे छोटे चॉर्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में आप अपने सराउंडिंग में देखें, खास करके लड़के, क्योंकि लड़के थोड़ा सा हमारे कल्चर के हिसाब से लड़के आर द वंस जो बाहर जाके कमाते हैं। एक छोटा सा अगर नट भी निकल जाता है तो बहुत से लड़कों को स्क्रू ड्राइवर क्या है वो नहीं पता होता, हैमर कैसे करना है ये नहीं पता होता, गाड़ी के बारे में सबको पता हो, गाड़ी का टायर वही लड़के चेंज कर लेंगे, लेकिन जो वार्डरोब है उसका एक नट लगाने में उनको प्रॉब्लम होगी। और इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए हर चीज़ के साथ, ठीक है। और उसके बेनिफिट्स कहाँ होते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सिविल इंजीनियर बनना चाह रहा है या आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हम अपने स्कूल में करवा रहे होते हैं, लाइक स्कल्पटिंग है, पॉटरी है, वुड वर्किंग है, ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे जाके इवेंचुअली यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन लेवल के ऊपर सीख ही रहे होते हैं, यू नो। तो हम जब अपने जो हमारा स्कूल है विवी द बेयर स्कूल, उसमें हम ये जब छोटे लेवल पे चीज़ डालते हैं तो बच्चों को वो ईजी लगना स्टार्ट हो जाती है, और फिर बच्चों के लिए वो चीज़ आसान होती है, इंस्टेड कि वो बड़ी एज में जाके उनको वो चीज़ एज एन एलियन उनको एक चीज़ लगे कि ओके पता नहीं क्या चीज़ आ गई हमारे सामने।
ठीक है। तो मुझे ये बताइए रिस्पॉन्स कैसा है, पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस जनरेट हो रही है वक्त के साथ साथ कि अब इस तरीके की लर्निंग जो है वो भी हमें देनी है बच्चों को, या ये वही वाली होमवर्क, क्लास वर्क, बुक भरनी, कॉपी भरनी, ये सब चल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से उसमें हमारी जो इस वक्त करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। मैं एट टाइम्स पेरेंट्स के जाविये से भी अगर देखता हूँ तो उनकी बात भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर एक पेरेंट है जिनके फॉर एग्जांपल 4 लड़के हैं एंड वो ये जब अज्यूम करते हैं कि आज से 10 साल बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा एंड आई वोंट बी एबल टू अर्न प्रॉपर्ली, तो उस टाइम ये मेरे लड़के क्या करेंगे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये सोच के कि थोड़ा इतना कर ले कि अपने लिए थोड़ी बहुत एक जॉब कर ले एंड अपने लिए आगे कुछ कमा सके। सो उनको इस बात से शायद गर्ज नहीं होता, आई वुड से, या शायद गर्ज वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट आई वुड से कि शायद उनके लिए वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं होती कि जब अगर हम उनसे ये बोलें कि भाई आपके बेटे ने खुश होना इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि वो कमा कितना रहा है, राइट। बिकॉज अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे लिए तो एक लाइफ एग्जांपल है कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव, तो पैसा वैसा सब चीज़ें खुद ही जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जो आपको पसंद ही नहीं है, अगर आप रोज़ कोड़ के जा रहे हैं तो आप चले तो जाएंगे, शायद पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो आपको हार्ट अटैक होगा उसकी एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में जो पैसे लगेंगे वो पूरा हिसाब हो जाएगा 6 महीने का, ठीक है। फिर वापस से कमाइए, वापस से ओवर टाइम्स कीजिए ऑल। सो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मिक्सड है। देयर आर स्कूल्स जो हमारी तरह सिमिलर सोच रखते हैं, कुछ हमसे बड़े भी हैं। कोविड से पहले बहुत सारे ऐसे स्कूल्स खुले थे, बट समहाउ सबकी शायद हिम्मत टूटी, सब खत्म हो गया। तो मैं कहता हूँ कराची में शायद प्रॉब्ली 2 या 3 स्कूल्स हैं जो इस तरह की अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, विच इज़ अ सेटबैक फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि जितने स्कूल इस टाइप के होंगे वो एक चीज़ कॉमन होना स्टार्ट होगी एंड लोग उन स्कूल्स में, हम जैसे स्कूल्स के अंदर बिलीव करना स्टार्ट करेंगे ओके देयर इज़ अ वे ऑफ टीचिंग। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को प्रेशराइज करके बच्चों को होमवर्क्स बच्चों पे थोप के काम करें। सो दैट्स अबाउट इट। तो आपके पास कितना अकाउंट है स्टूडेंट्स का ओवरऑल? राइट नाउ वी आर बिटवीन 50 to 60 किड्स माशाल्लाह से। और जो क्लासेस हैं वो क्या है, मतलब उनका जो हमारा इस वक्त प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 3 तक है, हम हर साल एक ग्रेड उसके अंदर ऐड इन करते हैं। ओके, मतलब हर साल में 1 के बाद 2। जी, जैसे अभी अगस्त के अंदर, कमिंग अगस्त के अंदर हम लोग हो जाएंगे ग्रेड 4 के ऊपर। ओके, करिकुलम क्या कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ? हमारा इक्लेक्टिक मॉडल होता है। अब हमारी जो अप्रोच है बेसिकली, हमारी पेडागोजी अप्रोच ये हमारी होती है वॉल्डॉर्फ, ठीक है। और जो करिकुलम है वो एक तो इक्लेक्टिक इस सेंस के अंदर है कि जो एक टिपिकल स्कूल के अंदर जो एक मॉडल ऑफ करिकुलम है या जो उसके जो कंटेंट्स ऑफ एजुकेशन है वो सारे सिमिलर हैं, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट होता है या जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ इन दी पेडागोजी, इन दी अप्रोच, हाउ वी आर डूइंग इट। अगर आपको A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सिखाना है तो उसके 2 से 3 तरीके से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक तो ये कि आप बच्चे को बोर्ड पे लिख के बता दें, एक दूसरा आप बच्चे को वर्कशीट दे दें, तीसरा ये आप बच्चे को एक एक्चुअल एप्पल लेके उसके बाद आप शेफ टाइम एक्टिविटी करवाएं, क्योंकि इस एप्पल का हम जैम बनाते हैं और उस टाइम बच्चे को सिखाना स्टार्ट करें इट्स A फॉर एप्पल। मुश्किल बहुत होता है, बट द थर्ड जो मैंने आपको तरीका बताया वो हम करते हैं। तो मुश्किल बहुत होता है, हमारी टीचर्स बेचारे जो बहुत थक भी जाते हैं एंड एट टाइम्स पेरेंट्स को समझ भी नहीं आता हम कर कैसे रहे हैं, बट देन अगेन वी ऑलवेज आस्क द पेरेंट्स कि आप रिजल्ट्स देखिए, बच्चों के रिजल्ट्स क्या हैं। और रिजल्ट्स के अंदर देन अगेन सिर्फ ये नहीं कि बच्चे वर्कशीट में क्या कर रहे हैं, बच्चा नॉलेज क्या एक्वायर कर रहा है वो मैटर करता है। सही। अच्छा, ये जो स्किल डेवलप हो रही है बच्चों में जो आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि बाद में वो कंटिन्यू रह पाता है, एक बच्चे की शख्सियत के अंदर वो तमाम चीज़ें आगे तक जाके रहेंगी कंटिन्यू? अच्छा देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऐसा हम हमेशा पेरेंट्स से बहुत एक बात क्लियर कट बोलते हैं, हम किसी कन्वेंशनल स्कूल की तरह बच्चों को टेम नहीं कर रहे, ठीक है। जब आप टेम कर रहे होते हैं हंटर के जोर पे तब तो आप गारंटी बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। हम टेम नहीं कर रहे होते, तो उसमें 2 जाविये। पहला जाविया ये कि अगर हम कोई स्किल सिखा रहे हैं विच इज़ अ काइनेस्थेटिक स्किल, ठीक है, तो वहाँ पे मसल मेमोरी तो वर्किंग करती है। अगर आप बचपन से 4 क्लासेस तक अगर आप वुड वर्किंग कर रहे हैं, जब आप हैमर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको लाइफ में कभी भी आपको वुड वर्किंग करनी होगी, आपको कहीं पे अगर नीड होगी हैमर्स की या कहीं पे अगर आपको उस तरह के मसल मूवमेंट की नीड होगी तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प तो होगी, ठीक है। सेकेंडली उसके जो सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो हमेशा डिपेंड कर रहे होते हैं आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर। छोटे बच्चों के जो नॉर्मली हमारे टाइम पे भी अगर छोटे बच्चे जब लिखते हुए उनके जब हाथ दुखते थे, उसका मेजर रीज़न ये होता है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ नहीं होती। जब बच्चों के फोरआर्म मसल्स नहीं डेवलप होंगे तो बच्चों की फिंगर्स में मसल्स नहीं होते, टेंडेंस होते हैं हमारे भी, ठीक है। जब फोरआर्म मसल्स ही आपके डेवलप नहीं होंगे जो कि बड़ी एक्टिविटीज़ से आते हैं लाइक हैमरिंग या वॉल क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग, जब उनके बड़े मसल्स डेवलप नहीं होंगे तो उनको डेफिनेटली उनको लिखने में प्रॉब्लम होगी। जब उनको लिखने में प्रॉब्लम होगी उनके लिए लाइफ टाइम का एक फियर डेवलप हो जाएगा।
बच्चों को डिस्ग्राफिया डेवलप हो सकता है, ठीक है, मैं उसका शिकार हूँ, ठीक है। लाइक मैं अभी भी जब अपने मास्टर्स के एग्जाम्स वगैरह दे रहा होता हूँ, मैं 2 लाइन लिखता हूँ, तीसरी लाइन के बाद मेरा पेपर क्या होता है वो बेचारे मेरे टीचर्स ही समझते हैं, ठीक है। तो जो टीचर्स मुझे जानते हैं वो फिर भी बेचारे मुझे पास कर देते हैं, जो नहीं जानते वो फिर फिर मुझे पेपर वापस देना पड़ता है। एंड जो दूसरे एंगल की बात आती है कि कंटेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, देखिए हमारे पास अगर एक बच्चा है 2 साल अच्छा पढ़ रहा है, हमने उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट हो गई, वो अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तीसरे साल में वो स्कूल चेंज करता है, दूसरा स्कूल भी लेट्स अज्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स की डाइवोर्स हो जाती है, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घर पे लड़ रहे हैं, ठीक है, या दादा से बहुत अटैच थे, दादा का इंतकाल हो गया, या जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे लड़के और बच्चे जो हैं बहुत बदतमीज़ हैं, ऊट पटांग चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। अब नॉर्मली हमारा जो कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स का वो ये होता है कि सबसे पहले स्कूल को ब्लेम कर, मैंने कहा ना एक वन टारगेट आप बना लेते हो कि भाई हम पैसे दे रहे हैं हमारे बच्चे को, जब बच्चा आपके पास आता है यू चेंज हिम, यू सेंड हिम बैक, ऐसा नहीं होता। बच्चा स्कूल 3-4 घंटे के लिए जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे वी कैन टीच द चाइल्ड एज मच एज वी कैन, और नॉर्मली टीचर्स बेचारे बदनाम होते हैं, स्कूल्स बेचारे बदनाम होते हैं, देर आर वेरी रेयर टीचर्स जो मैंने देखा है जो एम्पैथेटिक नहीं हो बच्चों की तरफ, या जो ये चाहते हो कि यार बच्चा आ रहा है बस हम टाइम पास करना चले भेज दें, ऐसा नहीं होता। वो बस एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि टीचर्स तो अच्छे हैं नहीं और स्कूल्स तो अच्छे हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे सारी बात आती है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप घर का माहौल चेंज नहीं करना चाहते, आप घर पे चीख चिल्ला रहे हैं, आप घर पे टीवी चला रहे हैं, आपका खुद का स्लीप पैटर्न नहीं है, आप लोग खुद का कोई डाइट का रूटीन नहीं है, और उस सब के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्कूल जो कोई जादू कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। यू नो बच्चा जितनी आपकी प्रोडक्ट है, हाँ स्कूल उसको सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए अपने पास रखते हैं, और स्कूल वाले उसके अंदर भी अपने हिसाब से मोहब्बत एंड वार्मथ शो कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स अ थिंग जिस पे द पेरेंट्स शुड एक्चुअली रिस्पेक्ट द स्कूल, सिर्फ नॉट जस्ट आवर स्कूल, एवरी स्कूल। बहुत रेयर अगर कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे कहीं अगर कोई स्कूल गलत कर रहा है, दैट्स समथिंग जिस पर आप बिल्कुल बोलें, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं एक नॉर्मल जनरल सिनेरियो के अंदर बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको, हाँ आप स्कूल से बात करें, आप स्कूल को बताएं कि आपको घर पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्कूल डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। जब अगर आप उनकी गाइडेंस लेने के बाद भी अगर आप वो चीज़ नहीं करी, बहुत से पेरेंट्स के केस में इशू आता है, छोटे बच्चों के केस में खास होता है, बच्चा सुबह आ रहा है क्रैंकी है, अब आप टीचर्स पर डंप करके चले गए, और फिर आप छुट्टी में आके पूछें बच्चा पूरे दिन रो रहा था, आप लोगों ने इसको कुछ किया नहीं, आप लोगों ने उसको समझाया नहीं, वो टीचर है, वो जादूगर तो नहीं है, ठीक है। आपने अब जब हम आपसे इंक्वायरी करते हैं तो आप बताते हैं इसमें कल तो हम शादी में गए हुए थे, रात के 4 बजे तक हम लोग जागे हुए थे, आप रात के 4 बजे तक जागे हुए थे, उसके बाद जो है आप 5 बजे आके सोए हैं, सुबह 7 बजे आप बच्चे को उठा के हमारे पास भेज रहे हैं, बच्चा क्रैंकी है, बच्चा सोया नहीं है, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू यू नो डू सम मैजिक और बच्चा जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, और फिर उसके बाद आप आके ब्लेम भी करें, तो दिस इज़ अनफेयर, और ये इसमें आपके बच्चे का ही नुकसान है। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा डिमोटिवेट होगा, स्कूल छोड़ देगा, बट आप सोसाइटी के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। आप इस तरह के टीचर्स को अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर आप समझेंगे नहीं कि आपकी क्या गलती है, तो यू नो सारा प्रॉब्लम सारा यहीं पे है। अच्छा उसामा, ये तो हमारी स्कूल के हवाले से एजुकेशन की सारी बात हुई। आपका जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जो आप कंसर्न्स को बड़ा एड्रेस कर रहे होते हैं पेरेंट्स के भी कोई टीनेजर्स या कोई और अदर दैन टीनेजर्स से हट के अपने कोई इश्यूज आपसे डिस्कस करते हैं, आप उनको काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं? टीनेजर्स करते हैं, बहुत से जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो अपने फाइनल ईयर्स में होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, एंड लेकिन मैं उनको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ काउंसलर इन टर्म्स, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, ठीक है, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो अकॉर्डिंगली इनको मैं गाइड कर देता हूँ। टीनेजर्स जो होते हैं उनको मैं ये चीज़ बता कर के ओके यू नो, जब आपको कोई भी गाइडेंस देता है, कोई भी आपको काउंसिल करता है, वो उसका मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर है, वी आर जस्ट टू शो यू द पाथ, चलना आपने खुद है। तो टीनेजर्स के जो बहुत ज़्यादातर मैसेज आते हैं वो इसी हवाले से आते हैं कि माँ बाप सुन नहीं रहे, बहुत डांट रहे हैं, क्या किया जाए, यू नो। कभी अगर कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन में आता है कि जो आके बहुत ज़्यादा यू नो, वो मैसेज सबको आइडिया आता है, अगर इतना लंबा सा मैसेज में फुल हाइपर है कि मेरे पेरेंट्स भी बात नहीं सुन रहे और वो बोल रहे कि ये नहीं करो वो नहीं करो एक्सप्रेसी, तो नॉर्मली व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि आई टॉक देम आउट, मैं उनसे पहले बात करते रहता हूँ, यू नो, मैं उनसे 2-3 मैसेज करूँगा मजीद, उनसे पूछूंगा अच्छा हो क्या रहा है। वो करते करते खुद इनको एक थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि ओके यू नो व्हाट एवर द इशू इज़, एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर पेरेंट्स, ठीक है। और फिर उनको वहाँ पे उस एंड के ऊपर समझा देता हूँ, यानी कि जो चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि ऐसी नहीं है कि मासेस में लाई जाए, वो मेरी कोशिश होती है मैं ना लाऊं, क्योंकि बाज़त कुछ चीज़ें ट्रिगरिंग भी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इशू इस वक्त अभी जो पेरेंट्स आपके पास लेके आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या इशू है, आई मीन जिसके ऊपर आपके पास रोज़ वो इश्यूज़ आ रहे हैं? स्पेशली मैं डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारा, इसमें बहुत एक्सपोजर हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इधर ये मैंने घरों में बहुत इसके ऊपर बड़ी जंग देखी है, स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कंट्रोल करना
और क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स खुद वही चीज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी एक चीज़ मैंने देखी है। तो इसको किस तरह बैलेंस करना चाहिए? पेरेंट्स को समझाना चाहिए, बच्चे को समझाएं, क्या करें? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इशू आते हैं वो आते हैं बिहेवियर के, और बिहेवियर में सारी चीज़ें लिंक हो जाते हैं। मैं नॉर्मली सबको बात समझाता हूँ पेरेंट्स को कि देखिए, बिहेवियर का जो डेफिनेशन है ना, वो हर सिचुएशन में डिफरेंट है। शायद इस वक्त मैं जिस तरह बैठा हूँ आपके लिए इट्स फाइन, बट अगर मैं इस वक्त किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सामने बैठ के अपनी थीसिस की बात कर रहा हूँ तो शायद वो मुझे बोलेंगे कि आप किस तरह बैठे हो, आपकी टाई कहाँ है, आप ये व्हाट इज दिस पोस्चर, राइट? सो उनके लिए शायद ये गलत बिहेवियर हो जाएगा। सो बिहेवियर की डेफिनेशन वैसे ही चेंज हो जाती है हर सिचुएशन के अंदर। सेकेंडली ये कि पेरेंट्स के हवाले से जहाँ तक बात स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, प्रॉब्लम ही पेरेंट्स है। मुझे बात बताएं, आपने कौन सा, आपने अगर आपके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो मुझसे तो आप मुझे बताएं, आपने कौन सा ऐसा बच्चा देखा जो पैदा हुआ और उसके हाथ में आईफोन था? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, किसी ने ऐसा बच्चा नहीं देखा, ना ही किसी के हाथ पे वो बना हुआ आता है फ़ोन, आगे जाके फ्यूचर में शायद हो। तो बच्चे को फ़ोन दिखाता कौन है? कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी पेरेंट, आपके पास अगर कोई फैमिली में ऐसा हो जो बोलने के बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहा है, आप उन पेरेंट्स को एक बात समझाएं कि बच्चा वो चीज़ करता है, लाइक आप एक डॉग लें, डॉग जब पपीज़ देता है, ठीक है, तो जब जो मदर डॉग है जब वो भौंकना स्टार्ट करती है, जो पपी होता है वो भी उसको देख के भौंकना स्टार्ट करता है। अगर वो मदर डॉग अगर गूंगी होगी ना तो बच्चे भी नहीं भौंकेंगे। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स, ठीक है? आप अपने ही मदर एंड फादर को देख के आप बेसिक आपकी जो नॉलेज आप वहाँ से ले रहे होते हैं। तो नॉर्मली जब मैं पेरेंट्स को एक बात सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर स्क्रीन टाइम की हैबिट छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जाइए और चेक कीजिए आपका खुद का दिन का स्क्रीन टाइम कितना है। मेरा खुद का 8 घंटे होता है ऑन एवरेज, जबकि मैं खुद उस चीज़ के अगेंस्ट होता हूँ। बट आजकल के दौर के अंदर एवरेज जो है नॉर्मली लोगों का 8 से 9 घंटे होता है, जिसमें आप मेजॉरिटी टाइम्स आप वो ये सोचते हैं बहुत से लोग कि मैं तो अपनी अम्मी से बात कर रहा था, अपने भाई से बात कर रहा था, दोस्त से बात कर रहा था। बहुत रेयर होता है, मेजॉरिटी सब लोग शॉर्ट्स या रील्स देख रहे होते हैं, ठीक है? तो जब आपके सामने आप अपने बच्चे के सामने एक चीज़ कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो आप बच्चे को कैसे बोलेंगे स्क्रीन मत देखो? वही चीज़ आप उसको रिप्लेस करें। और मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मदर्स ये चीज़ प्रैक्टिस करती हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट भी होता है कि अगर आप खुद रात को सोने से पहले, खाने के टाइम, अगर आपके हाथ में किताब होगी ना, बच्चा भी वही चीज़ फॉलो करेगा। तो पहले आप अपनी प्रैक्टिस देखें। अगर और नॉर्मली भी आप देखें जिन पेरेंट्स के केसेस में जो फादर्स खुद जिम जाते होंगे, वर्कआउट्स करते होंगे, वो नीचे तक वो चीज़ चल रही होती है, बच्चों को भी इस चीज़ का फैशन होगा। हमें हमारे फैमिली के नाम सारे भाइयों को जो एक जिम का क्रेज़ रहा हमेशा से, वो इसलिए रहा क्योंकि हमारे जो चाचू थे वो हमेशा से जिम फ्रीक थे। तो वो जिम फ्रीक थे तो उसकी वजह हम सबके अंदर भी आया, घर पे ही डंबल्स और सब कुछ, वो सारे भाई पूरी फैमिली के जितने भी लड़के वड़के हैं वो सब जिम ज़रूर जाते हैं। कुछ भी हो जाए वो जिम हमारे लिए बड़ी ऐसा ना रिलीजियस फॉलोइंग है कि हमने तो जाना है भाई, जिम तो जाना है। सो आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं क्या वो सही है? पहले तो आप अपने अंदर झांक के देखें, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। जब आप नहीं करेंगे कोई भी इस टाइप की चीज़, आप खुद बार बार स्क्रीन में रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है बच्चा भी वही चीज़ करेगा। एंड देन फिर फॉलो होते हैं बिहेवियर्स। बच्चा शॉर्ट्स पे 10,000 किस्म की चीज़ें देख रहा है, बच्चा रील्स पे 10,000 किस्म की चीज़ें देख रहा है, जो फिर जब वो इनैक्ट करता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसका हल क्या आप समझ पाए अब तक? कोई टाइमिंग सेट किए जा सकते हैं? कोई हल तो ऐसा होगा कि हम, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है उसका ह्यूमन बिहेवियर तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन बात है कि उसके अपने ब्रेन के लिए, उसकी आँखों के लिए, उसकी अपनी और दूसरे और कई चीज़ें हैं, उसके लिए थोड़ी सी लिमिटेशन मुझे लगता है सेट करनी होगी। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ कभी करवाई है इम्प्लीमेंट जिसमें टाइमिंग्स सेट कर दी हों? देखिए मेरे ख्याल से ये सल्यूशन ही गलत है, ठीक है? एक तो देखिए मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं स्क्रीन टाइमिंग बच्चा दे ना, तो आप अपने बिहेवियर को चेंज कर दें, बच्चा चेंज कर लेगा। ये तो एक सिंपल सा फिक्स होता है मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि कौम के सारे बच्चे स्क्रीन देखना बंद कर दें, तो मेरे ख्याल से ये तो उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि आगे की दुनिया ही है, ठीक है? तो यू कैन नॉट एलिमिनेट स्क्रीन्स, सिंपल सी चीज़, ठीक है? बात ही आती है कि आप पहले ये समझें कि हम घर में चाय पीते हैं, ठीक है? घर में बच्चे भी चाय पीते हैं। इज़ टी हेल्दी? आप गूगल करें, सर्च करें, आस्क योर डॉक्टर, ठीक है? जो चाय के अंदर दूध मिलता है वो जहर है, इट डैमेजेस योर लिवर। हम सब पीते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें पिलाते हैं, बचपन से पिलाते हैं। चाय पराठा तो मेरे ख्याल से हमारी कौमी चीज़ है, सही है? तो क्या हमने उस चीज़ को मना किया? हमने उस चीज़ को नहीं रोका ना, ठीक है? तो सिमिलरली ये स्क्रीन टाइम वाली चीज़ भी आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका बेटा है जो कि चाय पी रहा है, शायद आप उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका बेटा दिन में 8 दफ़ा चाय पी रहा है तब शायद आपके लिए कंसर्न होगा, राइट? तो लिमिटेशन लगाना, देन अगेन पेरेंट्स को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चा सही कंटेंट देख रहा है, देखें, अगर एक पेरेंट है जो कि गूगल करना जानते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि अपने फ़ोन के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस किस तरह लगा सकते हैं। फ़ोन पे नहीं लगा सकते तो आप अपने आईपीज़ के ऊपर लगवा सकते हैं,
ठीक है. इनफैक्ट आई वाज इन मॉर्निंग शो जहाँ पे हम वहाँ पे एक साइबर क्राइम वालों की तरफ से एक आए हुए थे और वो यही बता रहे थे कि इफ़ यू विजिट दिस वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान साइबर क्राइम तो वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी हाउ यू कैन एक्चुअली सिक्योर योर सेल फोन्स, योर टीवीज़, जहाँ पे आप जो उन सब चीज़ों के ऊपर वो ऐप्स के थ्रू आप हर चीज़ के अंदर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो आपके ना शॉर्ट्स देख सकेगा ना रील्स देख सकेगा, और देखेगा अभी तो सिर्फ वो कंटेंट देखेगा विच इज़ राइट फॉर द एज, राइट. सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. प्रॉब्लम यही है, मैं फिर हमेशा वाली बात कहता हूँ जिस पे बहुत से पेरेंट्स बेचारे मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि आप तो हमारे सर पे गन लेके बैठे हुए हैं, बट मेरे हिसाब से इशू यही है ना. देखें, आप पेरेंट तब बने जब आप रेडी हो, ठीक है. अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप फिर बच्चे पे जुल्म करेंगे. दी अदर डे आई जस्ट पोस्टेड दिस वीडियो जिसके अंदर पेरेंट का कंसर्न ये था कि मेरी बेटी के जो है बहुत ज़्यादा बिहेवियर इशूज़ आ रहे हैं, अब मुझको मारना भी स्टार्ट हो गया, मुझे उससे नफरत हो गई है. I just imagine and just लेकिन मेरे इस वक्त भी अल्फाज जो है लड़खड़ाना स्टार्ट हो गए कि आप उस बच्ची के एंगल से देखिए. एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. शी इज़ ट्राइंग टू डू स्टफ जो प्रॉब्ली उसके कंट्रोल में नहीं है. एंड देन आपकी माँ अगर आपसे नफरत कर रही है एंड आपकी माँ इस कॉन्फिडेंस से एक थर्ड पर्सन से जाके पूछते हुए बता भी रही है कि मुझे अपनी बेटी से नफरत है क्योंकि उसके बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो वो बिहेवियर उसने डेवलप कहाँ से किया है? मुझे एक बच्चा बताएं जो पैदा हो तो उसके हाथ में फ़ोन हो, या फिर जब वो पैदा हो तो निकलते ही बोले कि हेलो हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम. ऐसा तो नहीं होता ना. जब वो बच्चा पैदा होता है हम ही तो उसके मुंह में अल्फाज देते हैं, हम ही तो उसको सिखाते हैं, हम ही तो उसको सारा बिहेवियर सिखाते हैं. अगर वो बच्ची गलत सर्कल्स में बैठ रही थी जहाँ से वो बदतमीज़ी सीख रही थी, व्हाट वर यू डूइंग? अगर वो बच्ची जो है वो बदतमीज़ी आपके चिल्लाने से सीख रही थी, व्हाट वर यू डूइंग? अगर आपके हस्बैंड और आप आपस में लड़ाई कर रहे थे, आपका काम है उस चीज़ को सॉर्ट करना. डू नॉट ब्लेम द चाइल्ड, क्योंकि उसके साथ आप जुल्म कर रहे हैं. एंड देन अगेन शायद ये बातें बहुत से लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है बोलना, बट देन अगेन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप पेरेंट हैं, आपने ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना दूसरा कोई आपकी हेल्प, मतलब हर चीज़ के लिए गोली नहीं होती कि ये गोली खाओ बच्चे का बिहेवियर सही, ऐसा नहीं होता. सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ऑन दी लेवल जहाँ पे पेरेंट्स वाली बात समझ में आए कि वो आपकी जिम्मेदारी है. आप स्कूल पे, थेरेपिस्टों पे, साइकोलॉजिस्ट पे, स्क्रीन पे, गूगल पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. स्क्रीन का एक्सेस भी आपने ही उसको दिया है. अगर उसका बिहेवियर आउट है तो उसमें भी आपका ही रोल प्ले, किसी और का नहीं है. शुरू के 1.5-2 साल तो बच्चा आपके पास ही था ना. अगर आपकी सास उसको गलत चीज़ें सिखा रही है, सॉर्ट इट विथ योर हस्बैंड. अगर आपकी क्या कहते हैं अपना भाई जो उसको गलत सिखा रहे हैं तो सॉर्ट इट विथ योर वाइफ. जो भी चीज़ें, मतलब यू आर द पेरेंट्स, यू आर इन चार्ज ऑफ योर किड्स, एटलीस्ट अर्ली ईयर्स के अंदर. तो आप जिस तरह से उस सांचे को ढालेंगे बच्चा उसी तरह से निकलेगा. और चलें ठीक है, सिचुएशनल है, कभी कभार लोगों के कंट्रोल में नहीं होती चीज़. उसके बाद एटलीस्ट डोंट ब्लेम द चाइल्ड. जिम्मेदारी लें, एक्सेप्ट करें कि ठीक है भाई हम नहीं कर पा रहे तो वी नीड हेल्प. इंस्टेड के आप बच्चे को ब्लेम करके ये बोलेंगे हमें एक फिक्स बता दो बस हम क्या करें. तो जो बिहेवियर थेरेपिस्ट भी होगा वो भी क्या कर लेगा? बिहेवियर थेरेपी 1 घंटे की होगी दिन में मैक्सिमम, उसमें वो क्या कर लेगा? इंस्टेड उसमें उल्टी चीज़ होगी कि बच्चा रेबल बन जाएगा. बच्चे को शायद लगेगा कि शायद दूसरा मुझे कोई समझ रहा है, और फिर बच्चा भी वो, जैसे एक दफ़ा मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया जहाँ पे कोई टीनेजर था जिसने ये वाली बात लिखी हुई थी कि मैं अपनी माँ को छोड़ चुका हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ विथ माई चाचू, बिकॉज माई मदर वॉज अ साइको, और मुझे हर चीज़ के ऊपर मुझे उनके हिसाब से मेरा हर बिहेवियर गलत था, XYZ, एंड आई हेट हर. अब वो बच्चा जो है वो 17 साल की एज से पहले पैदा तो आपके पास ही हुआ था ना. कुछ तो गलत कर रहे होंगे आप जिसकी वजह से वो चीज़ सीख रहा है. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो बच्चा पहले से प्रोग्राम्ड आया था. और अगर ऐसा प्रोग्राम्ड आ रहा था, और अगर प्रोग्राम्ड आ रहा है, और अगर ऐसा कोई टेक है अवेलेबल तो सही है, देन डाउनलोड दैट ऐप और उसके थ्रू वो टेक से कर लें, फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना. सो दिस इज़ द थिंग एज पर मी. ठीक है. एज का जो एक ब्रैकेट होता है, आपको क्या लगता है ये जो आप अर्ली एजेस में हम मेहनत की बात कर रहे हैं कि बच्चे को बनाने के लिए उसका माइंड, उसकी पर्सनालिटी, जो भी कुछ हमने बनाना है अगर उसको अर्ली एजेस में, वो क्या ब्रैकेट है कि इस एज से लेके यहाँ तक हमने अगर मेहनत कर ली तो बन गया बस बच्चा? देखिए वैसे तो मेहनत तो हमेशा कंटिन्यू रहनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक 1 से लेकर 7 साल का एज ग्रुप होता है ना, जो अर्ली ईयर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, बच्चा अपने ईगो सुपर ईगो वाले फेज के अंदर होता है, ठीक है. ये साइकोलॉजिकल टर्म्स है जिसके अंदर बच्चा जो है सबसे पहले देखें, बच्चा 1 साल की एज तक से वो चीज़ें कर रहा होता है जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल भूख लगी रो दिया, ये वो सोच समझ के नहीं कर रहा, वो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ठीक है. इसी तरह चोट लगी रो दिया, उसके बाद बच्चा जाता है जहाँ पे बच्चा सबसे पहले नो
बोलना सीखता है। बच्चा उन चीज़ों पे लर्न करना सीखता है, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं कैसे सीखूं, ठीक है। उसके बाद बच्चे को उस चीज़ समझ में आना स्टार्ट होती है कि ओके मैं इसको रैशनलाइज कैसे करूं, ठीक है। जैसे आज ही की बात मैं आपको बताऊं, मेरी किसी से डिस्कशन हो रहा था कि नॉर्मली अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें 1 से 1.5-2 साल वाला जो आपके लिए अजनबी हो, वो वहाँ चेयर पे बैठा हो और आप उसको देख के सिर्फ एक विकेट से स्माइल दे रहे हो और थोड़ी देर बाद वो बच्चा हिलते हिलते चेयर से गिर जाए, द चाइल्ड विल ब्लेम यू। जब वो रो रहा होगा और उसकी पेरेंट्स आएंगे तो वो आपकी तरफ इशारा करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से बिकॉज यू आर लाफिंग तो वो चेयर गिर गई। सही है, उसको भी रैशनलाइज करना नहीं आ रहा, वो भी अपने लर्निंग फेज के अंदर। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। देन अगेन जब हम लोग रील्स देखने में टाइम स्पेंड करते हैं, दिन के 15 मिनट अगर हम कुछ इस टाइप की चीज़ें ही पढ़ लें तो हम अपने बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो जो 1-1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा जो कर रहा है वो अपनी समझ में थोड़ी है, वो तो भी सीख रहा है, वो तो चीज़ों को रैशनलाइज करने के भी प्रोसेस के अंदर है, वो आपकी तरह चीज़ों को नहीं समझ सकता। दैट्स द पॉइंट। बड़ी डिबेट रहती है कॉन्फ्लिक्ट घरों में कि ये जो मोबाइल अगर बच्चे पेरेंट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, फिर उस पर पासवर्ड लगाना, बच्चों को थोड़ा एक फ्रीडम, एक लिबर्टी ये भी चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं। तो ये स्पेशली ये टीनेजर्स में ज़रा ये चीज़ ज़्यादा होती है कि एक पेरेंट थोड़ा चेक रखते हैं या कंट्रोल, टाइमिंग के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स को इस मैटर में किस तरह बच्चों को डील करना चाहिए, क्योंकि बड़े रिबेलियस हो जाते हैं ये वाली एज में, स्पेशली जहाँ बच्चों को ज़रा बाहर जाना है, घूमना है, बाइक पे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, और फिर वहाँ पर एक घर में बहुत अजीब सा रिलेशनशिप इन एजेस में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। इस पूरे मैटर को आप क्या समझते हैं, किस तरह डील करना चाहिए? आप बच्चों से ना अगर चीज़ों को इंटेरोगेट करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा बैकफायर करेगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जब एक रिश्ता प्यार का होता है ना, तो उसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंटेरोगेशन करेंगे, बच्चे से पूछेंगे किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो बच्चा ना आपसे कभी शेयर करेगा। एंड आप अपने हिसाब से साइंस लगाइए, बच्चा अपने हिसाब से साइंस लगाएगा। आप भी लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ, हमें भी पता हमने कितनी चीज़ें छुप छुप के कर ली हैं, ठीक है। हमें पता होता था इस टाइम पे ये सवाल पूछा जाएगा, तो हम उस टाइम पे डमी एक्ट करते थे और फिर बाद में हमें जो करना होता था हम कर लेते थे। सही है, तो कभी पेरेंट्स जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, लेकिन एक कॉन्स्टेंट वॉर चलती रहती है, ठीक है। जहाँ हम ज़्यादा फंस गए तो फिर हम रिबेलियस हो जाते हैं। सही, तो पेरेंट्स को वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को इंटेरोगेट करने के बजाय बच्चे को अपना दुश्मन या बच्चे को एक ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर आपने नज़र रख के ये देखना है कि ये कोई कांड ना कर दे, यू नो, ये जाके चर्स वर्स ना पी ले, यू नो। भाई वो क्यों पिएगा चर्स? अगर पिएगा भी तो मतलब देयर आर डिफरेंट वेज, यू नो, आप उस चीज़ को हैंडल करें। आप सबसे पहली चीज़ ये कि आप बच्चे साथ अपना एक बॉन्ड बनाएं जिसके अंदर आपको ये बात उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई चर्स भी पीना ना, मुझे बता देना, साथ बैठ के पी लेंगे। ये बोलते हुए थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा, ये सब बोलते हुए बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा होगा, बट द पॉइंट हियर इज़ कि जब आप बच्चे को उस लेवल का ट्रस्ट एंड बॉन्ड देंगे ना, एटलीस्ट जब बच्चा आपके पास खुद वीड लेकर आएगा कि अबू आए लगाते हैं, यू नो, कश लगाते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल इट। आपको ये पता है क्योंकि इट्स नॉट समथिंग वेरी लीथल जिससे मेरा बच्चा, यू नो, इनहेल करके मर जाएगा। बच्चा अगर आपसे ड्रिंक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि करें, लेकिन अगर ड्रिंक करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आप उसको वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ठेके वाली नहीं पीने देंगे जिससे वो मर जाए। आप बोलेंगे बेटा ब्रांडेड पी लो, यू नो। सो देन अगेन मना उस पर भी आप करें, आप बच्चे को एप्पल जूस पिला दीजिएगा, बट देन अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि बच्चा बुरी से बुरी चीज़ करना चाह रहा है ना, लेकिन वो आपसे आके उस चीज़ का लाइसेंस मांग रहा हो और आपके साथ बैठ के करना चाह रहा हो, तो आपके पास फिर भी कंट्रोल है। रादर देन कि बच्चे ने अगर पीनी होगी या बच्चे ने अगर चर्स लगाना होगा तो वो आपके बगैर भी जाके करेगा। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सर्कल में भी मेरे सर्कल में भी आपको ही पता है कितने करते हैं, मुझे भी पता है कितने करते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को भी पता होने के बावजूद दे कैन नॉट स्टॉप। किस मुंह से स्टॉप करेंगे या किस तरह से स्टॉप करेंगे? उनको डर ही होता है कि रिबेलियस हो जाएंगे वो, यू नो। सो वो बचपन से आपको वो उस तरह का बॉन्ड और एक सर्कल बनाने की जरूरत है जहाँ पे बच्चे को बात पता हो कि वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ करनी है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हो जाए, आई विल गो एंड टॉक टू माई पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको डिफेंड करें गलत चीज़ के ऊपर, लेकिन आप उसको ये वाली बात बताएं कि ओके एटलीस्ट यू हैव समवन हु लिसन टू यू। क्योंकि अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल बाइक से किसी को मार दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप भाग के घर आ जाते हैं, बच्चे को बात पता नहीं चाहिए कि ओके एटलीस्ट अब्बू मुझे बचा कर एक चैनल के थ्रू मेरे प्रोसेस को करवा देंगे। रादर देन अगर आप किसी मॉब के हत्थे चढ़ गए तो फिर आप पीसेस में आएंगे घर पे, यू नो। सो दैट्स हाउ इट इज। तो वो इंस्टेड कि आप इधर उधर भागें, आपको पता होना चाहिए कि योर सेफ होम इज योर पेरेंट्स। आपको पेरेंट्स के पास आपका जो है ना अल्टीमेट आपका नेस्ट है जहाँ पे आपने इवेंचुअली रिपोर्ट इन करना है। ये चीज़ आपको खुद एज पेरेंट्स बनानी पड़ेगी। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो बच्चा चीज़ें छुपाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको लगता है कि नहीं यार अपनी वो वैलिडेशन के चक्कर के अंदर हमेशा अच्छी चीज़ ही करते रहते हैं। बहुत से होते हैं और रिबेलियस हो जाते हैं, वो बोलते हैं भाड़ में गई वैलिडेशन, अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही।
और फिर वो 10 चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे सुनने को मिली और आई होप कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हों। जो लोग भी ये देखें सुने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिएगा। पेरेंट्स से, बच्चों से, किसी से भी कुछ कहना है तो क्या, किस तरह सम अप करेंगे आप? आई वुड जस्ट सिंपली से कि देखें, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे सब इंसान हैं, सही है। हर कोई हर दिन कोई ना कोई गलती करता है और अपनी गलती से सीखता है। मेजर चीज़ एज पेरेंट्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप परफेक्ट नहीं है, ना कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप परफेक्ट बने, ठीक है। लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, सीखें, आगे बढ़ें। बच्चों को बच्चा समझें। बच्चों को अगर बच्चा नहीं समझेंगे, आप सिर्फ इस, जिसे कहते हैं ना एम्पैथी, बच्चे की जगह पे अपने आप को रख के देखें कि जब आप उसको बिला वजह कभी डांट देते हैं तो उस पर क्या बीतती है। एक नॉर्मल लोग समझते हैं ना कि हमें हर चीज़ में सही गलत देखने की ज़रूरत है। आई बिलीव देयर इज़ नथिंग फेयर। आपके ज़ावी से जो चीज़ फेयर है वो मेरे सबसे फेयर नहीं है। जिस चीज़ पे आप मुझे आके डांट देंगे एज माई फादर, उस चीज़ में शायद मैं अपने हिसाब से सही होऊंगा। तो वो जो ट्रॉमा मेरे साथ ज़िंदगी भर बिल्ट होता रहेगा ना, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है बच्चे के लिए। तो आपकी औलादें आपका एसेट है, ठीक है। तो बहुत रैशनली चीज़ों को लेके चलें, स्ट्रेस में मत आएँ, रिलैक्स रहें। बच्चे हैं, किसी को काटेंगे नहीं, यू नो। सो रिलैक्स रहें। थोड़ा बहुत बिहेवियर्स हैं, कोई अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। बट यू नीड टू डू इट फॉर योर चाइल्ड, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।